उसे बाहर आने की इजाजत देने के लिए मेरी रिहाई की शर्त आयद कर दी थी। वो सब क्यों और कैसे हुआ था, ये बात की बातें थी। असल अहमियत इस बात की थी कि मेरी आज़ादी का मामला किसी ताअत्तुल का शिकार नहीं हुआ था, बल्कि उस पर पूरी सरगर्मी के साथ काम जारी था। तन्हाई और बेकारी के आलम में मेरा ज़हन मुसलसल इसी मामले में उलझा रहा। दोपहर के वक्त कंटेनर का दरवाज़ा खोला गया तो मेरा ख्याल था कि कोई शख्स खाना लेकर आया होगा, लेकिन बाहर आने पर मेरा अब्दुल रहीम खान से सामना हुआ। उसके चेहरे पर खफगी के आसार मौजूद थे, मगर वो लड़ने भिड़ने के मूड में नजर नहीं आ रहा था। मुझे सुबह के वाक़ये पर गहरा अफसोस है। मैंने उसे सामना होने पर संजीदगी के साथ कहा, जो कुछ हुआ उसमें मेरा कसूर नहीं था, पहल तुमने की थी। मेरे बाएं बाजू पर पड़े हुए निशान में अभी तक दर्द हो रहा है। जो होना था वो हो गया, अब उस पर लानत भेजो। ऐसा ना हो कि मुझे दोबारा गुस्सा आ जाए। उसका लहजे से झल्लाहट टपक रही थी। वो खबरें ही कुछ ऐसी थी कि मैं अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सका था। अगर बड़े खान ने सख्ती के साथ तशद्दुद से बाज रहने की दूसरी हदायत न भेजी होती तो मैं सुबह तुम्हारा काम ही तमाम करती था। मैं सरदार पाइंदा गुल का शुक्रगुजार हूं कि वो मेरा इतना ख्याल रख रहा है। उसका तुमसे खून का रिश्ता नहीं है, जो तुम्हारा ख्याल रख रहा है। वो मुंह बनाकर बोला, बस बात ही कुछ ऐसी उलझ गई है कि हम लोगों को सफर से काम लेना पड़ रहा है। अब अंदर क्या कर रहे हो? बाहर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। मैं कंटेनर से कूदकर नीचे आ गया और उसके साथ उसकी चारपाई की तरफ चल दिया, जिस पर से बिस्तर लपेटकर पाइंदी की तरफ समेट दिया गया था। अब्दुल रहीम खान की साल खोरदा कुर्सी भी उसी के करीब ही पड़ी हुई थी। तुम्हें पेशावर की हवेली के बारे में कहाँ से खबर मिली थी? मैंने चारपाई पर बैठने के बाद दोस्ताना लहजे में सवाल किया। अब्दुल रहीम खान मुझसे पहले कुर्सी पर बराजमान हो चुका था। सरदार बाबा ने कराची फोन किया था, वहां से एक आदमी उसका पैगाम लाया था। तुम्हारे साथियों ने सरदार बाबा का पीछा करके अच्छा नहीं किया है। वहां किसी भी वक्त खूनरेज लड़ाई शुरू हो सकती है। वो कौन लोग हैं जो इतनी तेजी के साथ सरदार बाबा तक पहुंचने में कामयाब हो गए? तुम्हारे तो सारे ही आदमी कराची में मारे या पकड़े गए थे, फिर ये नए हमायती कहां से पैदा हो गए? उसके बुशरे पर फिक्रमंदी के आसार नुमाया थे। मैं इस बारे में तुम्हारी हील तरह ला इल्म हूं। मुझे हैरत है कि कल तुमने मुझ पर हाथ डाला और शायद कल ही उन लोगों ने सरदार पाइंदा गुल को ढूंढ निकाला। इसमें कोई कमाल की बात नहीं है। उसने मेरी बात काट कर कहा, आधा पिशावर बाबा को जानता है। वो बरसों से वहां एक मुअज्जज सरदार की हैसियत से मशहूर है। बहुत से लोग उसके आने जाने के प्रोग्राम से बाखबर रहते हैं। इस सफेद औरत ने सारी खबरें तुम्हारे उन दोनों साथियों तक पहुंचाई होंगी जो शहर के एक फ्लैट में रह रहे हैं। बाकी बंदोबस्त उन दोनों ने ही किया होगा। तुम जानते हो कि इस्लामाबाद से आने के बाद मेरा अपने किसी आदमी से कोई राब्ता नहीं हुआ। ये उन दोनों की शरारत है। यकबयक उसकी आंखों में चमक पैदा होगी। तुम्हारा खोज लगाने के लिए हमने उनका पीछा करना शुरू किया, तब भी कुछ लोग हमारे मुकाबले पर आ गए थे। ये वही आदमी हो सकते हैं। मैंने दिल में उसकी क्या सराय की दाद देते हुए कहा, यह भी मुमकिन है कि हवाई जहाज के जरिए 2-3 घंटे में पेशावर पहुंचना कोई मसला नहीं है। वो जो कोई भी है मेरी हमायत और हमदर्दी ही में हरकत में आए हैं। ये बताओ कि इस बारे में तुम्हारे बड़े खान के क्या इरादे हैं और मुझे श्रृंगार वैली कब तक रवाना किया जाएगा? वो चंद सानियों तक खामोशी से मेरी तरफ देखता रहा, फिर पस्त आवाज में बोला, फिलहाल तुम्हें श्रृंगार वैली नहीं भेजा जाएगा। सरदार बाबा ने अगली हदायत आने तक तुम्हें कराची ही में रोके रखने का हुक्म दिया है और तुम्हारी देखभाल पर भी बहुत ज्यादा जोर दिया है। यही वजह है कि सुबह तुम मेरे हाथों कत्ल होने से महफूज रहे। मेरी खास देखभाल में बड़े खान को क्या दिलचस्पी हो सकती है? मैंने तजस्सुस समझ लहजा में पूछा। हम लोग रवायात के पाबंद होते हैं। अब तुम हमारी यरगमाली हो। तावान वगैरह के लिए अगवा किए हुए लोगों की हम मेहमानों से ज्यादा देखभाल करते हैं ताकि हमारी शराइत पूरी होने के बाद उन्हें आज़ादी मिले तो वो और उनके अजीज हमसे कोई शिकवा शिकायत न कर सके। मालूम होता है कि सरदार बाबा ने इन लोगों के सामने अपनी कोई शर्त रखती है, वो पूरी होगी तो तुम्हें आज़ाद कर दिया जाएगा। सरदार पाइंदा गुल को अपने 22 लाख रुपए के अलावा और क्या दरकार हो सकता है? 22 लाख या 4 किलो 400 ग्राम हेरोइन की वापसी। मेरा भी यही ख्याल है कि सरदार बाबा ने उन लोगों के सामने तुम्हारी आज़ादी की यही मुकर्ररा कीमत की होगी। उसने किसी अबहम के बगैर पूरी बात खोल दी। इन लोगों का इस मसले से क्या वास्ता? ये बातचीत तो मेरे साथ चल रही थी। असल बात यही है, जब तक तुम लावारिस थे सरदार बाबा का झगड़ा तुम्हारे साथ था। तुम रकम या माल ना लुटाते तो जिंदगी भर सरदार बाबा की गुलामी करने पर मजबूर कर दिए जाते। अब तुम्हारे वारिस या हमदर्द सामने आ गए हैं तो तुम यरगमाली बन गए हो। हमारा मुतालबा उनके सर पड़ गया। सरदार बाबा के लिए इज्जत का सवाल बन गया। वो उम्र भर पिशावर की हवेली में मैसूर रहना गवारा कर लेगा, लेकिन शराइत पूरी होने से पहले तुम्हें आज़ाद नहीं करेगा। तुम्हारे लिए खुशी की बात यह है कि अब तुम्हें कोई अजियत नहीं जी जाएगी। तुम हमारी तवील में मरे तो तशद्दुद से नहीं बल्कि अपनी फितरती मौत मरोगे। यरगमालियों पर जुल्म और तशद्दुद करना हमारी रवायात के मुनाफिक है और हम लोग अपनी सदियों पुरानी ऐसी ही रवायात के सहारे अपने सर गरूर से ऊंचे रखते हैं। मैंने महसूस किया कि मेरे साथ होने वाले तसादुम को भूलकर मेरे साथ उस तफसीली गुफ्तगू में भी अब्दुल रहीम खान की कबायली रवायत परस्ती का नुमाया दखल था। पर मुझसे अपनी बेइज्जती का बदला जरूर लेता। यह भी तो हो सकता है कि मेरी हमायत में मैदान में उतरने वाले सरकारी एहलकार हो।
उसने मुझे अपनी बात पूरी करने का मौका दिए बगैर बोलना शुरू कर दिया। उनके तौर तरीके सरकारी आदमी वाले नहीं हैं, और अगर वो सरकारी आदमी भी हों तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे साथ मामलात हमारी ही रसूम और रिवाज के मुताबिक तय करने पड़ते हैं। इसमें किसी से कोई रायत नहीं की जाती। और अगर उन लोगों ने बड़े खान का मुतालबा तस्लीम करने से इनकार कर दिया, मैंने पूछा, शराइत पर कुछ न कुछ बातचीत हो सकती है, लेकिन वो सिरे से इनकारी हो गए तो वो तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। ऐसी हर धर्मी का अंजाम एक सरबुरीदा लाश की सूरत में मंजर आम पर आता है। ऐसी कोई सूरत है कि मैं अपने आदमियों से फोन पर राब्ता कर सकूं? मैंने सोचते हुए सवाल किया। तुम कैदी के बजाय यरगमाली बन गए हो, इसलिए तुम्हें इस खैमा बस्ती से कहीं और मुंतकिल कर दिया जाएगा। वहां फोन भी होगा, लेकिन सरदार बाबा की इजाजत के बगैर तुम्हें किसी से बात नहीं करने दी जाएगी। मेरा मामला इतना सीधा नहीं है। मैंने रसानियत से उसे समझाते हुए कहा, तुमने सिर्फ मुझे ही यरगमाली नहीं बनाया, बल्कि मेरे नामालूम हमायतियों ने सरदार पाइंदा गुल का मुहासरा भी किया हुआ है। अगर तुमने इन लोगों के इनकार के बाद मेरी गर्दन काट दी, तब भी मामला वहीं खत्म नहीं होगा। वो लोग सरदार पाइंदा गुल को नुकसान पहुंचाने पर तुले रहेंगे। अगर उन्हें मेरे कत्ल की भनक भी मिल गई तो तुम अंदाजा कर सकते हो कि बात कहां तक जाएगी। उसकी आंखों में फिक्रमंदी तैरने लगी, शायद इस बारे में किसी ने नहीं सोचा है। इसीलिए मैं अपने आदमियों से राब्ता करना चाहता हूँ। मैं उन्हें हदायत दूंगा कि वो रिश्वत देकर तुम्हारी हैरवन हासिल करने की कोशिश करें। राशि एहलकार उसकी जगह कोई भी हम रंग सफूफ रखकर किस्सा निपटा देंगे। ऐसा न किया गया तो हम मर कर भी 22 लाख रुपए पैदा नहीं कर सकेंगे। तुम्हारी बात दिल को लगती है, लेकिन सरदार बाबा के अपने असूल हैं। इसकी इजाजत के बगैर तुम किसी को फोन नहीं कर सकते। वो पुरख्याल अंदाज में बोला, शहर में तुम्हारी निगरानी और देखभाल करने वाले दूसरे लोग हैं, लेकिन मेरा ख्याल है अब मुझे भी ये डेरा छोड़कर तुम्हारे साथ जाना होगा, ताकि मैं फोन पर सरदार बाबा को पूरी बात समझा सकूं। सरदार बाबा को तुम्हारी जिंदगी या मौत से कोई दिलचस्पी नहीं है। वो अपनी रकम या माल की वापसी चाहता। हो सकता है कि ये मकसद पूरा करने के लिए वो तुम्हें को रायत देने पर आमादा भी हो जाए। मेरी और उसकी वो तमाम गुफ्तगू शतरंज के खेल की तरह थी। दोनों फरीक अपना दामन बचाते हुए दूसरे को घेरने की कोशिश में मसरूफ थे। दोनों एक दूसरे का मकसद अच्छी तरह समझते हुए भी इस तरफ से अनजान बने हुए थे, लेकिन आखिरी नकात तय हो जाने के बाद मुझे एहसास हो रहा था कि मैं छोटे खान को अपने जाल में फांसने में कामयाब हो गया था। हम दोनों बातों में मसरूफ थे कि खाने का वक्त हो गया। इस बार सब्जी और गोश्त की बारी थी। कूलर में ताज़ा बर्फ के डले डालकर पानी को ठंडा करने का एहतमाम किया गया था। गैस के तंदूर से निकली हुई गरम गरम रोटियां इश्तिहा अंगेज थी। मैंने छोटे खान के साथ शिकम शेर होकर खाना खाया। फिर यह देखकर मेरी तबीयत खुश हो गई कि खाने के खाली बर्तन ले जाने वाला भाप उड़ाती हुई चाय के मग लेकर वापस आया था। उसने नया और बड़ा मग अब्दुल रहीम खान के हवाले किया। मैला और छोटा मग मुझे थमा दिया। गरम गरम चाय का पहला घूंट लेते ही मुझे पुरखोरी के हल्के हल्के से सरूर का एहसास हुआ। अब्दुल रहीम खान की गुफ्तगू यक बयक ही कुछ ज्यादा पुरजोश और दिलचस्प महसूस होने लगी। आधी प्याली खाली होने पर जब मेरा सर भारी होने लगा तो मुझे पहली बार किसी गड़बड़ का एहसास हुआ। मेरा सर घूम रहा है। मालूम होता है कि चाय में कोई चीज मिलाई गई है। मैंने अपना मग एक तरफ रखते हुए भराई हुई आवाज में कहा। अब्दुल रहीम खान के होंठों पर हल्की सी इस्तज़ाइया मुस्कुराहट होत कर आई। मजबूरी थी। तुम्हें यहां से बाहिफाजत दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए तुम्हारा बेहोश किया जाना जरूरी था। तुम फिक्र ना करो, ये ख्वाबा पर गोलियां तेज जरूर है, लेकिन तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। ये तुमने बुरा किया। बोलते हुए मेरी जुबान लड़खड़ाने लगी थी। मैं तुम्हारे साथ हर तरह ताउन कर रहा था। अब्दुल रहीम खान ने कोई जवाब नहीं दिया, बस दिलचस्पी के साथ मेरी तरफ देखता रहा। चाय में जो गोलियां हल की गई थी वो बेसायका होने के साथ ही बहुत सरी और असर थी। कड़कड़ का एहसास होने के बाद मैंने चाय नोशी का सिलसिला यकसर तर्क कर दिया, लेकिन उन गोलियों की जो मिकदार मेरे मैदे में मुंतकिल हो चुकी थी वो मेरे आसाब को बेहाल किए दे रही थी। चंद मिनटों के कलील से अरसे में मेरा चारपाई पर बैठे रहना दुश्वार हो गया और मैं बेतरह वहीं ढेर हो गया। मुझे दोबारा होश आया तो वीराने में बसी हुई अफगान मुहाजिरीन की खैमा बस्ती थी, न अब्दुल रहीम खान की खुरदरी चारपाई। मैं एक पुख्ता दीवार वाले कमरे में आरामद मसहरी के गद्दे पर दराज था और मेरे सर पर एक पंखा तेजी के साथ गर्दिश कर रहा था। मैंने अपनी गर्दन घुमाकर जायजा लिया तो कमरे से निकासी के दोनों दरवाजे बंद थे। बेहोशी की दवा सरी उल असर होने के साथ ही असाब शिकन भी थी। मैं होश में आने के बाद भी काफी देर तक इस काबिल न हो सका कि बिस्तर से उठ सकूं। मुझे अपना बदन टूटता हुआ सा महसूस होने लगा और सर घूम रहा था। मैंने सारी कुव्वतों को मुजतमा करने के बाद बिस्तर से उठा तो पहले दरवाजे पर तबाह आजमाई करते ही मैंने खुद को बाथरूम के सामने पाया। मैंने अंदर जाकर अपने मुंह पर ठंडे पानी के चंद छींटे मारे और बाहर आकर दूसरे दरवाजे की तरफ बढ़ गया। इस दरवाजे पर मेरी कोशिशें बराबर न हो सकी। दरवाजा मुकफ्फिल था। इसरारी तौर पर हैंडल घुमाने की आवाजों के जवाब में बाहर से अब्दुल रहीम खान की आवाज सुनाई थी। ठहर जाओ, दरवाजा ना तोड़ देना, मैं अभी ताला खोल रहा हूँ, दरवाजा मुकफ्फिल है। वो शायद बैरूनी राहदारी या लाबी में पड़ा मेरे होश में आने का इंतजार कर रहा था। दरवाजे के हजमी कुफल में चाबी घूमने की आवाज के साथ ही दरवाजा खुल गया और अब्दुल रहीम खान बिल्कुल बदले हुए रूप में मेरे सामने यहाँ मौजूद हुआ। शहर के बेफिक्र नौजवानों की तरह उसके बदन पर रंगीन टी शर्ट और नीली जीन्स मुंडी हुई थी।
तुम्हारी दी हुई गोलियों ने मुझे खोखला करके रख दिया है। मैंने उसके सरापा का जायजा लेते हुए शिकायती लहजे में कहा, मेरे लिए चंद कदम भी चलना दुश्वार हो गया है। 1-2 घंटे में तुम बिल्कुल नॉर्मल हो जाओगे। वो शौक लहजा में बोला, खुदा का शुक्र अदा करो कि इस बेहोशी के नतीजे में तुम तपते हुए आईनी कंटेनर से इस आरामदेह कमरे में मुंतकिल हो गए। मैं अपने आदमियों से कब तक राब्ता कर सकूंगा? मैंने पूरी उम्मीद लहजा में पूछा। फिलहाल उन्हें भूल जाओ। सरदार बाबा का ख्याल है कि तुमने इशारे में उन्हें कुछ समझा दिया तो हमारे लिए ये पेचीदा सूरत हाल काबू से बाहर हो सकती है। इस नाजुक मोड़ पर तुम्हें किसी से राब्ता करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। अलबत्ता सरदार बाबा तुमसे जरूर बात करना चाहता है, ये मेरी खुशकिस्मती होगी। मैंने बरजस्ता कहा, मैं भी और इसी वक्त तैयार हूँ। अब्दुल रहीम खान जोमानी अंदाज में मुस्कुराया और बोला, जरा अपनी हालत एतदाल पर आने दो। तुम्हारी जुबान में लुकनत तारीख है। 5 मिनट की STD कॉल बिलावजह 10 मिनट की हो जाएगी। फोन कॉल के दाम वैसे ही बहुत बड़े हुए हैं। हम आमदनी बढ़ाने के साथ अखराजात पर भी कंट्रोल रखते हैं। अच्छी बात है। मैंने लम्हा भर के लिए तवक्कुफ किया, फिर कहा, मुझे अपने साथियों से बात करने की इजाजत नहीं है, लेकिन तुम तो उनसे बात कर सकते हो। मैं उनकी कुछ खैर खबर मालूम करनी चाहता हूँ। उनकी खबर लेने के लिए 4 आदमी भेजे जा चुके हैं। उसने इत्तज़ाइया अंदाज में कहा, हमारी कोशिश ये है कि पिशावर में कोई गड़बड़ शुरू होने से पहले तुम्हारे तीनों साथियों को तुम्हारे पास ले आए। तीनों कौन? मैं गैर इरादी तौर पर उससे सवाल कर बैठा, क्योंकि इस वक्त मेरे ज़हन में गजाला और सुल्तान शाह के नाम ही गूंज रहे थे। तुम्हारी बीवी, उसका भाई और सफेद फाम औरत। अब्दुल रहीम खान ने वजाहत की। उन तीनों के काबू में आ जाने के बाद मुज़ाकरात में हमारी पोजीशन बहुत मजबूत हो जाएगी। सरदार बाबा के हुक्म पर जब इस गोरी औरत के बदन के टुकड़े मुहासरा करने वालों के भेजे जाएंगे तो वो अपनी चौकड़ियां भूल जाएंगे। लेकिन तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? मैं वो तफसील सुनकर प्रागंदा हो गया था। अपना दिल खुश करने के लिए वो बोला, तुम हमारी यरगमाली हो और हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन तुम्हें ये सब सुनाकर मेरे दिल को सुकून मिल रहा। हो सकता है कि रात तक तुम सब यकजा हो जाओ। तुम आग से खेल रहे हो अब्दुल रहीम। मैंने उसे डराना चाहा। वो तीनों इतने बेबस और मजबूर नहीं है। उनकी हिफाजत करने वाले तुम्हारे आदमियों को मैदान छोड़कर भागने पर मजबूर भी कर सकते हैं। हमने फर्ज कर लिया है कि वो सब लोग कराची छोड़कर पेशावर जा चुके हैं। उनमें से एक आध यहाँ मौजूद भी हुआ तो वो किसी बेबस चूहे की तरह मार लिया जाएगा। मैंने जवाब में कुछ कहना मुनासिब नहीं समझा। मैं उसे क्या बताता कि हमारी हमायत पर कोई छोटा मोटा गिरोह नहीं, बल्कि स्पेशल टास्क फोर्स की मुनज़्ज़म और ताकतवर नफरी थी, जो कराची में अपनी ताकत को कमजोर किए बगैर पेशावर में सरदार पाइंदा गुल की सरखोबी का बंदोबस्त कर सकती थी। इस मकान की साख से यह अंदाजा हो रहा था कि वो शहर के किसी पुरस्कून इलाके का एक कुशादा फ्लैट था, जिसमें शहरी सहूलतों की फरावानी थी। इस फ्लैट में अब्दुल रहीम खान के अलावा मजीद 2 नफूस मौजूद थे। उनमें से एक मुहज़्ज़ब और तालीम याफ्ता लेकिन कवि हैकल अफगान था, लेकिन दूसरी शख्सियत के सामने आने पर मैं बौखला कर रह गया। वो जन्नत गुल थी, अब्दुल रहीम खान की काबिली महबूबा, जो इसी फ्लैट में रह रही थी। कशीदा कामत, सुबक अंदाम, गोरी रंगत, तीखे नकूश, स्याह और बड़ी बड़ी आंखें, घनी और दराज जुल्फे, याकूती लब और मुतनासिब आजाद समेत क्या था जो उससे परिपैकर में नहीं था। उसकी शख्सियत इतनी दिलकश और महसूर कुन थी कि वो सामने आई तो मैं उसे देखता ही रह गया। तुम वाकई खुश नसीब हो जो तुम्हें जन्नत गुल जैसी लड़की मिली है। मैंने अब्दुल रहीम खान से मुखातब होकर उस लड़की को खुश करने की नीयत से कहा, मैंने ऐसा मलकूती हुस्न और साहिराना पैकर अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है। ये कैदी झूठा और खुशामदी मालूम होता है। जन्नत गुल ने पागल कर देने वाली दिलनिशी मुस्कुराहट के साथ अंग्रेजी में कहा, तो मुझे यूं महसूस हुआ जैसे फिजा में मुतअद्दद नुकरही घंटियां बज उठी हो। ये तुम क्या कह रही हो? मैंने हैरत और सदमे के साथ कहा, यह हकीकत है कि तुम यूरोप में होती तो 10-5 बरस तक कोई तुम्हें मलका हुस्न का एजाज जीतने से नहीं रोक सकता था। मेरा भी यही ख्याल है, अब्दुल रहीम खान ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन जन्नत गुल मेरी बातों का एतबार नहीं करती। ये समझती है कि मैं इसे बेवकूफ़ बना रहा हूँ। इसकी अंग्रेजी भी शानदार बल्कि काबिल रश्क है। ये हर एतबार से आलमी मलका हुस्न का एजाज जीतने की हकदार बनती है। इस बार मैंने गौर से जन्नत गुल के सरापा का जायजा लेते हुए कहा, क्योंकि मौजू गुफ्तगू की निस्बत से मुझे आवारा निगाही का एक खुशगवार मौका मुयसर आ गया था। इसकी अंग्रेजी पर ना जाओ। अब्दुल रहीम खान वालियाना अंदाज में जन्नत गुल के पुष्ट पर हाथ फेरते हुए बोला, इसने काबुल के अमेरिकन स्कूल में तालीम हासिल की है, इसलिए अपनी मादरी जुबान के अलावा सिर्फ अंग्रेजी पर आबू रखती है। उर्दू समझ जरूर लेती है, लेकिन बोलना इसके बस से बाहर है। इसे बताओ कि वलायत में शादी से पहले कोर्टशिप के दौरान में क्या क्या होता है। मेरे लिए वो सुनहरा मौका था। दरमियान ही से उसकी बात उचकली और हल्का सा कहकर लगाते हुए कहा, बहुत ज्यादा बताने की जरूरत ही नहीं है, बच्चे नहीं होते। इसके अलावा कोर्टशिप में सब कुछ होता है और बाज़ औक़ात बरसों होता रहता है। चंद बरसों से तो ये पाबंदी भी खत्म हो गई है। ऐसे तमाम बच्चे अपनी कमारी माओं के नाम पर सारी सहूलतों के हकदार करार पाते हैं और कोई इनकी वल्दियत के बारे में कोई सवाल नहीं कर पाता। मेरी बातों के दरमियान जन्नत गुल का सुर्ख सफेद चेहरा हया से सुर्ख हो गया। उसकी घनी पलकें उसकी गजाली आंखों पर बोझल होकर झुकती चली जा रही थी। उसे मुझे अपनी बेहिजाबाना गुफ्तगू पूरी करने का मौका दिए बगैर फंसी फंसी आवाज में कहा, होता होगा, मुझे ये सब बताने की जरूरत नहीं। मैं ऐसी बेहुदा बातों से बेखबर रहने को ही बेहतर समझती हूँ।
बज़ाहिर वो मुझसे कह रही थी, लेकिन उसकी मुलामत अमेज नजरें अब्दुर्रहीम खान की तरफ उठी हुई थी। अपनी बात पूरी करके वो बल खा के पलटी और लहराती हुई वहां से चली गई। तुमने उसे नाराज कर दिया। अब्दुर्रहीम खान ने गहरा सांस लेकर कहा, ये मुझसे शादी करना चाहती है, मगर इसका बाप 5 लाख रुपए का मुतालबा कर रहे हैं। अगर तुम्हारा किस्सा खुश असलूबी से निमट गया तो शायद सरदार बाबा खुश होकर मुझे रकम दे दे, वरना ये चिकनी मछली की तरह हर बार इसी तरह फिसल कर निकल जाती है। अमेरिकन स्कूल की तालीम भी इसके हया और आबरू के तसव्वुर को कमजोर नहीं कर सकी। मैंने तुम्हारे माँ पर तुम्हारी मदद करने की कोशिश की थी। मैंने अपनी सफाई पेश करते हुए कहा, बालिग लोगों के दरमियान ऐसी बातें होती रहती हैं, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। मुझसे फौरन ने मुझे बरीउल जिम्मा कर दिया। वो मेरे साथ रहती है, मैं उससे दुनिया जहान की बातें करता हूँ, लेकिन जब बात नाजुक मरहले में दाखिल होती है तो वो इसी तरह उचट जाती है। मेरे लिए ये कोई नई बात नहीं है। बहरहाल तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हें इस कदर हसीन लड़की की खुशनुदी हासिल है। मेरे बस में होता तो मैं इसी वक्त तुम्हें 5 लाख रुपया दे देता। मुझे अंदाजा था कि मेरी आवाज जन्नत गुल के कानों तक पहुंच रही थी, इसलिए मैं इसकी तारीफ और तसीफ करने के हर मौका से भरपूर फायदा उठा रहा था। इसी वक्त फ्लैट के किसी अंदरूनी कमरे से टेलीफोन की घंटी की आवाज सुनाई थी और अब्दुर्रहीम खान इन मुज़ाकरात को अधूरा छोड़कर तेजी के साथ बाहर निकलता चला गया। मैं मसहरी पर दराज होकर मकाराना अंदाज में अपना मुंह चलाने लगा। हकीकत यह है कि इन बदतरीन हालात में घिरा हुआ होने के बावजूद जन्नत गुल के हुस्न शबाब ने मेरे दिलो दिमाग में हलचल मचा दी थी और मैं अब्दुर्रहीम खान की उस महबूबा को तस्खीर करने के इम्कानात पर गौर करने पर मजबूर हो गया था। छोटा खान फोन सुनने की काफी देर बाद मेरे कमरे में आया तो उसके चेहरे से गुस्से और जल्लाट के आसार नुमाया थे और वो फर्श पर ठोकरें मार कर चल रहा था। मैं खामोशी के साथ उसका जायजा लेते हुए सीधा होकर बैठ गया। मालूम होता है कि तुम्हारा बुरा वक्त आया क्या है। वही कुर्सी पर बैठकर मुझे घूरते हुए बोला, मैंने हथियार डाले हुए हैं और जो तुम चाह रहे हो वही कर रहा हूँ। तुम्हारे आदमी हराम जाते हैं, वो अपनी दोनों मुठियां भींच कर हो रहा है। थोड़ी देर पहले उन्होंने हमारे एक आदमी को हलाक कर दिया। कहाँ? मैंने इसराइल लहजे में पूछा। मुझे वो खबर सुनकर तकवीयत का एहसास हुआ था। कराची में जो लोग तुम्हारे तीनों साथियों की निगरानी के लिए गए थे उन पर छुप कर हमला किया गया। इस खूनरेजी का नतीजा कुछ भी निकल सकता है जो तुम्हारी हक में अच्छा नहीं होगा। मैंने उसे यह याद दिलाना जरूरी नहीं समझा कि उसके आदमी किसी खैर सगाली के इरादे से नहीं गए थे, बल्कि वो इन तीनों को भी पकड़कर वहीं लाने के मजमूम अज़ाइम रखते थे। मेरे लिए खुशी की बात थी कि स्पेशल टास्क फोर्स वालों ने पिशावर में छेड़छाड़ का सिलसिला शुरू करने के साथ ही कसाला और उसके साथियों को नजरअंदाज नहीं किया था। सरदार पाइंदा गुल के आदमियों के किसी जवाबी इकदाम के पेश नजर उन तीनों की भी मुनासिब हिफाजत की जा रही थी। मुकाबलों में दोनों तरफ से लाशें गिरा ही करती हैं। मैंने पुरस्कून रहते हुए कहा, हर फरीक को लड़ाई में अपना हिफाजत करने का हक हासिल होता है और मैं तो तुम्हारी कैद में होने की वजह से बिल्कुल ही नाकारा होकर रह गया हूँ। इन वाकयात से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। देखना पड़ेगा कि सरदार बाबा इस बारे में क्या फैसला करता है। वो अपना सर झटकते हुए बोला, मेरे साथ आओ, मैं उसको फोन करूंगा। हो सकता है कि वो तुमसे भी बात करना चाहे। मैं उसके साथ लाबी से गुजर कर नीमा रास्ता ड्राइंग रूम में पहुंचा तो वहां जन्नत गुल बड़ी शान से एक सोफे पर बैठी कोई अंग्रेजी रिसाला पढ़ रही थी। जो उसने मेरी तरफ देखा, मैंने अब्दुर्रहीम खान की नजर बचाकर उसे आंख मारती। उसने होठ सिकोड़ कर बुरा सा मुंह बनाया और फिर सटपटाकर अपने सामने वाली दीवार को देखने लगी। उसने मेरी हरकत के बारे में छोटे खान को हवा तक नहीं लगने दी थी, जो हौसला अफजा बात थी। अगर वो मेरी शिकायत कर भी देती तो मैंने सोच लिया था कि अपनी आंख में कुछ पड़ जाने का उज़र करके उन दोनों से माफी मांग लूंगा, लेकिन जन्नत गुल ने खामोश रहकर मेरा हौसला बढ़ा दिया था। अब्दुर्रहीम खान वहां मौजूद ऑपरेटर्स पर पूरे इन्हमाक से पिशावर वाली हवेली का नंबर मिलाने में मसरूफ था, तो मैं पूरी तवज्जो से जन्नत गुल के हसीन जमील सरापा पर नजरें जमा बैठा था। वो मेरी चुपती हुई हरीसाना निगाहों से मुस्तरिब होने के बावजूद मुझसे नजरें चुरा रही थी और यूं जाहिर कर रही थी जैसे उसे मेरी हरकत का इल्म ही ना हो। लेकिन मैं उसके तजाहुली अरफानों को खूब समझ रहा था। वो इतनी पारसा और रास्ते बाज होती तो वहां से उठकर भी जा सकती थी, क्योंकि उसके वहां मौजूदगी किसी भी एतबार से जरूरी नहीं थी। वो वहीं बैठी बार बार पहलू बदल रही थी और मैं उसके बदन के बदलते हुए जावियों से अपनी आंखें सेक रहा था। सिलसिला मिल जाने पर अब्दुर्रहीम खान ने फोन पर अपनी मादरी जुबान में गुफ्तगू शुरू कर दी। मैं जुबान से यकसर नाबलद था, इसलिए अब्दुर्रहीम खान की गुफ्तगू पर ध्यान दिए बगैर जन्नत गुल की बेचैनी से लुत्फ अंदोज होता रहा। मैंने अंदाजा लगाया कि छोटे खान से मंसूब होने के बावजूद वो काबली हसीना अपनी अना की आग में धीमे धीमे सुलग रही थी। उसके हसीनो जमील सरापा में भी जज्मों की धनक फैली हुई थी, लेकिन किसी पेशरफ्त में उसका कबायली वकार माने था। दूसरी तरफ अब्दुर्रहीम खान जैसा सआदतमंद आशिक था जो शायद इजाजत के बगैर अपनी महबूबा के बदन को छूना भी गवारा नहीं करता था और इजाजत के हसूल के लिए 5 लाख रुपए की कथीर रकम जमा करने की कोशिशों में लगा हुआ था। उसे यह अंदाजा ही नहीं था कि आशिकी की खलवत में जाम उसी का होता है जो खुद बढ़कर उसे उठा ले। जो लोग दावत और पेशकश के इंतजार में बैठे रहते हैं आखिर तक तिश्ना लब और मायूस ही रहते हैं। मेरी निगाहों की वो दिलकश तीर अंदाजी खासी देर तक जारी रही, क्योंकि छोटा खान फोन पर मुसलसल बोल रहा था। इस दौरान में सिर्फ एक बार ऐसा हुआ कि जन्नत गुल ने मेरी तरफ देखा और मुझे डटाई के साथ अपनी जानिब निगरां पाकर मुंह चढ़ाया और लम्हा भर में दूसरी तरफ मुतवज्जा हो गई। मैं उसकी हरकत पर दिल ही दिल में हंस कर रह गया।
वो सरकश शहवानी जज्बों की खामोश जंग थी जो अब्दुल रहीम खान की नाक के नीचे मगर उसकी लाइल्मी में जारी थी। बात सिर्फ इतनी थी कि मैं जन्नत गुल की दुखती रग को पहचान चुका था और वो मेरी दिलचस्पी से अच्छी तरह आगाह हो चुकी थी, जबकि छोटा खान औरतों का मिजाज शनास था, न किसी का कुश्ता सितम। इस बेचारे को अंदाजा ही नहीं हो सका कि काबुल की सल्तनत उसकी तहवील से किधर से रख रही है। अपनी बात मुकम्मल करने के बाद अब्दुल रहीम खान ने फोन का रिसीवर मेरी तरफ बढ़ा दिया। सरदार बाबा से बात करो, वो तुम्हें कुछ बताना चाहता है। मैं लपक कर फोन के करीब पहुंच गया और जन्नत गुल इस्तज़ाइया नजरों से मेरी तरफ देखती हुई अब्दुल रहीम खान के करीब आ बैठी। साफ जाहिर हो रहा था कि उसका वो फेल अब्दुल रहीम खान की दिलजोई के लिए नहीं बल्कि मुझे चिढ़ाने के लिए था। मैंने पूरे अदब और एहतराम के साथ सरदार पाइंदा गुल को सलाम करके गुफ्तगू की इब्तिदा की। उसकी आवाज रोबदार और लब लहजा बहुत बावकार था। उसने कहा, तुम्हें मालूम हो चुका है कि झगड़ा क्या है और मैं क्या चाहता हूँ। हमारे दरमियान जाती दुश्मनी नहीं है, ये खालिस लेन देन का मुआमला है। हमने इस मामले में अपना एक आदमी जरूर गंवाया, लेकिन तुम्हारे साथियों को अच्छी तरह यह बावर करा दिया है कि हमारा कर्ज चुकाए बगैर वो तुम्हारी झलक भी नहीं देख सकते। ये जबरदस्ती का तावान है खान आजम। मैंने उसके अदा को उभारते हुए मुल्तजियाना अंदाज में कहा, मैं इस कंपनी का बहुत मामूली मुलाजिम था और तुम्हारा लेन देन भी मुझसे नहीं हुआ था। ये सब बातें तय हो चुकी हैं। कंपनी डूब गई, मालिक मारा गया, जो जिंदा बचे वो सब बेसरो सामानी के आलम में पकड़े गए। मैं अब अपनी रकम किससे वसूल करूं? तुम्हारे आदमियों से मेरी बात चल रही है, वो हवेली के बाहर मेरी घात लगा बैठे हैं और मेरी उंगलियां तुम्हारे नरखने पर हैं। लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि जब तक तुम्हारे आदमी बेअसूली नहीं करेंगे तुम्हें कोई गुज़र नहीं पहुंचाया जाएगा। इस यकीन दहानी के लिए मैं तुम्हारा ममनून हूं। मैंने कहा, लेकिन मैं कराची में अपने आदमियों से बात करनी चाहता हूँ। मेरी मुदाखलत से इस मामले की तेजी और गर्मी में कमी आ सकती है। यही मैं नहीं चाहता। वो असाबी जंग है। अभी वो तुम्हारी आवाज सुनने को तरसे हुए। उन्होंने हमारा एक आदमी मार लिया है। वो सोचेंगे कि अब तुम पर बदतरीन तशद्दुद हो रहा होगा। मैं इन्हें इसी ज़हनी अजाब से निकलने नहीं दूंगा। किस्सा निमटेगा तो वो खुद कायल हो जाएंगे कि सरदार पाइंदा गुल कौल का धनी और रसूल परस्त है। तुम्हारी मर्जी। मैंने मायूसी से कहा, मैं तो ये सोच रहा था कि मेरे आदमी भी जिद में आ गए तो ये मामला तूल पकड़ जाएगा और बिला वजह दोनों तरफ की लाशें गिरते रहेंगी। मुझे धमकी दे रहे हो? सरदार पाइंदा गुल की गजबनाक आवाज ने मेरे कानों के पर्दे हिलाती। खुदा के पनाह, मैं ये जुर्रत भी नहीं कर सकता खान आजम। मैंने बुकला कर कहा, फिर कान खोल कर सुन लो कि मैं जिद्दियों को अपने कदमों में झुकाना जानता हूँ। अभी तो एक आदमी मरा है, मुझे 10-5 के मरने की भी परवाह नहीं है। जवान मर्द लड़ते हैं तो मरा ही करते हैं और इनका खून कभी रायगा नहीं जाता और ना ही उन पर रोया जाता है। मेरे कबीले में सुरमाओं की लाशों पर बैन करने वालियों के सर मूंढकर उनकी छातियां 40 दिन तक नंगी रखी जाती हैं। जिस कबीले में शहजोरों और दलेरों की मौत पर रोने वाली औरतों को इतनी भयानक सजा मिलती हो, उससे जमीन की कौन सी कुव्वत टकरा सकती है। वैसे ये याद दिलाने का हौसला नहीं कर सका कि स्पेशल टास्क फोर्स वाले नहायत सुबक रवि और सुरात के साथ उससे टकराए थे। उन्होंने सिर्फ एक शिकारी नहीं मारा था बल्कि लाफ गिराफ करने वाले सरदार पाइंदा गुल को एक बुजदिल चूहे की तरह उसकी हवेली में मैसूर होने पर मजबूर कर दिया था।